आज अपन हिंदी स्टोरी में एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो कि एक राजा था और बहुत ही संपन्न था। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और प्रजा भी बहुत खुशी थी। उसके बावजूद भी वह दुखी क्यों था, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो इस तरह के राजा का नाम था रामधन और उसके जीवन में सभी सुख थे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी राजा के पास। राज्य का कामकाज भी ऐसो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी। कोई दिक्कत नहीं थी प्रजा को भी। और जिस राज्य में प्रजा खुशी से रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था, यानी कि बढ़िया। राजा का मान सम्मान इज्जत शोहरत थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। इसके बाद में इतने सुखों के बावजूद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी संतान नहीं थी। राजा और प्रजा दोनों खुशहाल थे पर राजा दुखी था क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत बड़ा दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हो गई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजा महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम उठी थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड ने नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी में बदलने लग गई थी। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की तूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। इसके बाद में नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। इसके बाद में एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना वहाँ से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यही बात राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे सहर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा गया।
जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कह दिया कि अगर पेट भरना है तो भीख मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने के बाद नंदन को भरपेट भोजन मिला, जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे शहर पर चलने को कहा। दोनों शहर पर निकल गए। रास्ते पर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना आना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी उसे नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन की यह दशा देख गुरुजी भी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें वो कड़ी हुई लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते वह प्रशंसा होती है। इसके बाद में नीचे की ओर बढ़ते हैं अपन। तो नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वो अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। कहानी अपने को क्या सिखाती है, इसमें क्या अपने को प्रेरणा मिलती है, तो उसके बारे में देखेंगे। गुरुजी की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया और वे एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुण होंगे तो लोग हमें हमेशा पसंद करेंगे, लेकिन अगर हम अवगुणी हैं तो हमें प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नए नए इसी तरह के कहानी और स्टोरियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।